आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। स्थिर वैद्युतिकी का एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैं अब चालू करने जा रहा हूँ। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ये स्थिर वैद्युतिकी का एक छोटा सा पार्ट है। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम लेसन आपका फर्स्ट लेसन है आपका ये। इसमें अभी विमी सूत्र आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीमा पढ़ने की आपको ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगर आपको वीमा पढ़ने की ज़रूरत है तो आपकी जो है मैं वीमा की भी एक क्लास बनाऊंगा और उसमें वीमा के बारे में बताऊंगा। मैं अभी पहला लेसन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो पढ़िए आप लोग। तो सबसे पहले इस लेसन में आ जाता है वैद्युत आवेश। क्या जाता है? वैद्युत आवेश। तो अच्छा, हम एक जनरल सी बात जानते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। हम लोग हरदम देखे हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हरदम देखे हैं कि जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वायरों पे देखते हैं कि करंट जो है फ्लो होती रहती है। तो बेटा वो करंट नहीं फ्लो होती, वो आवेश बहता रहता है। और आवेश के नियमित बहने की दर को हम करंट कहते हैं। पहले बहता क्या है? आवेश बहता है। तो आवेश हम अच्छा, अभी तो बात होगी धारा की कि धारा कैसे बहती है। अब बात होगी आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसे कहते हैं, बात यहाँ पर हो जाती है। वैसे बहुत वैज्ञानिक हुए जो आवेश के बारे में अपनी अपनी बातें बताए। तो जो एक सही बात लगी वो ये बात है कि इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। ठीक, इतनी बात है। इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। कैसे बात है? इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। ये बात हुई। आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखिए, नोट करते रहिए। पहला लेसन चालू हो गया है और नोट्स बनाते रहिए। तो इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। एक हमारे पास वैज्ञानिक आए थेल्स। क्या है भैया? थेल्स। एक वैज्ञानिक जो आए हमारे फिजिक्स को लेकर के, उस वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। थेल्स ने आवेश के बारे में एक बहुत बड़ी संरचना की है। कैसी संरचना है आज मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि थेल्स साहब क्या किए कि उन्होंने अभी आवेश के बारे में जाना नहीं जाना, लेकिन वो खोज पर निकल चुके। खोज पर निकलने के बाद ये हुआ कि खोजा उन्होंने। कैसे आवेश खोजा? उन्होंने ये सोचा, सबसे पहले उन्होंने एक बार देखा कि ये मान लो मार्कर है मार्कर, और उन्होंने ऐसे इसको रगड़ा, बाल में रगड़ा या किसी चिकनी मतलब सतह पर रगड़ा, रेशमदार सतह पर रगड़ा। तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये जो मार्कर है इसमें एक चार्ज आ जाता है और ये एक तिनके जैसी वस्तु को उठाने लगता है। मतलब छोटा सा कागज है। तो भाई कैसे उठाने लगा? उनके दिमाग में बात आ गई कि आखिर ये क्यों उठाने लगा। हमने क्या किया, मतलब इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए और आवेश अपने आप बहने लगा, तो ये तिनके को उठाने लगा। उन्होंने ये काम जो है बादलों पे किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर दो जो है धातु अगर रगड़े जाते हैं और उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, तो बादल भी अगर आपस में रगड़े जाएं तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो अब बादल को हम ऐसे रगड़ सकते नहीं। क्या बादल को जाके रगड़ सकते हैं? नहीं रगड़ सकते हैं बादल को। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये बादल है, ये बादल, हमको पता है कि बादल घूम घूम कर वर्षा करते हैं, थोड़ी ना एक जगह पे खड़े होकर के वर्षा करते हैं। ऐसा तो है, घूम घूम कर वर्षा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि थे वो जमीन पे और यहाँ पर बादलों पर उन्होंने पतंग उड़ा दी। क्या उड़ा दी? पतंग उड़ा दी भैया, पतंग उड़ा दी।
उन्होंने सोचा कि अगर चलो पतंग उड़ाने पर हमारी पतंग बादलों के बीच में अगर चली जाती है तो हमारा जो है चार्ज हमारे पास आएगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने बादलों के बीच में पतंग को भेजा, लेकिन बादलों के बीच भी गई पतंग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जो जान पाए कि आवेश हमारे पास आ गया है। ठीक कोई बात नहीं। फिर निराश होकर थोड़ी देर बाद पतंग को नीचे उतारा और उन्होंने ये कहीं ना कहीं से खोज कर लिया कि जो आवेश बहता है वो धातुओं पर बहता है। किस पर? धातुओं। तो उस पतंग में एक चाबी का छल्ला टांग दिया, एक चाबी ही टांग दिया। अब पतंग को उड़ाया, फिर बादलों पर गई, लेकिन तब भी कुछ नहीं पता चला भाई। तब भी बादलों पर इस पतंग ने घर्षण किया, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं चला। फिर क्या किया उन्होंने कि थोड़ा सा निराश हुए कि यार अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो है किस्मत बहुत अच्छी थी कि अचानक बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश। और जब बारिश होने लगी तो पूरा इनका जो धागा था, इनका जो रेशम का टुकड़ा था, पूरा ये भीग गया, पतंग भीग गई और हमारी चाबी भी भीग गई। और इसके बाद ये बादल पर घर्षण करने लगी, और जब बादल पर घर्षण करने लगी तो इनको पहली बार यहाँ पर झटका लगा। वो वैज्ञानिक कौन से थे? थेल्स थे। वैज्ञानिक थेल्स को सबसे पहली बार आवेश का झटका लगा और पता चल गया कि आवेश जो है बादलों पर भी होता है। एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि जो बादल बारिश करते हैं तो एक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, तो वह किसके कारण होता है? तो हम लोग को पता है कि घर्षण के कारण। बादल घूम घूम कर वर्षा करते हैं, और जब बादल एक दूसरे से जब टकराते हैं तो एक बिजली उत्पन्न होती है। किस लिए? क्योंकि ये भाई दोनों एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, आपस में अगर टकराएंगे तो घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो एक आवेश उत्पन्न होगा, और जब आवेश बहेगा तो करंट बहेगी, और जब करंट बहेगा तो एक बिजली उत्पन्न होगी। तो उसे कहते हैं इंद्रधनुष। घर्षण के कारण इंद्रधनुष हमारा बनता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है मतलब ये पार्टिकल, ये हमारा मार्कर है, इसके ऊपर हमने प्रतिक्रिया किया। जब प्रतिक्रिया किया तो इस पर क्या बहने लगा? आवेश, इलेक्ट्रॉन बहने लगे। क्या बहने लगे? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगे तो एक तिनका जैसी वस्तु को उठाने लगा, तो हम जान गए कि इस पे आवेश आ गया, इसमें चार्ज आ गया। तो आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के नियमित प्रवाह को आवेश कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब आवेश के बाद आ जाते हैं, वैद्युत आवेश हमारा होंगे। अब आ जाते हैं कूलाम के नियम पर। क्या भैया? कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास इंटरमीडिएट। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अच्छा, कूलाम का नियम कहता क्या है? जब आपको बीमा की जरूरत होगी, तो जब हम बीमा पढ़ाएंगे उसमें तो ये बताएंगे कि परिभाषा से ही सब कुछ है, वो फार्मूले से सब कुछ है। अगर फार्मूला हमको पता है तो हमारा परिभाषा भी पता हो जाएगा और विनिमय सूत्र भी पता चल जाएगा। तो कूलाम का नियम सबसे पहले क्या? पहले इसका हम फार्मूला जान लेते हैं, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं जानेंगे, कूलाम का नियम बड़ा है, रट नहीं पाओगे, कभी नहीं रट सकते। तो रटना नहीं है हमको पढ़ना है। तो कूलाम जो था वो बल के बारे में बताता है। कूलाम का नियम किसके बारे में बताता है? बल के बारे में। सबसे पहले क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती बीच की दूरी। फर्स्ट इक्वेशन हुआ, सेकंड इक्वेशन हुआ। सपोज ऐसे मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। क्या है? Q1 है, Q2 है। ये माइनस है, ये प्लस है।
माइनस से प्लस हमारा बहता है। हम थोड़ी देर की मान लेते हैं Q1 खंबा है, क्या मान लेते हैं, एक खंबा मान लेते हैं, तो Q2 खंबा मान लेते हैं, और इन दो खंभों के बीच की दूरी R है, क्या है, इन दो खंभों के बीच की दूरी क्या है, R है, और इसी पर ही कूलाम का नियम हमारा लगता है। और भैया ये खंभा जानते हो हरदम अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, क्या होते हैं, खंभे जो होते हैं वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, वो कहीं इधर उधर हो नहीं सकते हैं, ठीक। तो अब इन्हें खंभों क्या बताया गया, बिंदु है, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इन्हीं के बीच माइनस से प्लस आवेश बहता है और इन्हीं के बीच जो है कूलाम का नियम लगता है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F proportional to Q1 Q2 upon R square, ठीक, F proportional to Q1 Q2 upon R square। अब कूलाम का नियम हम लोग अब बोलते हैं कैसे, दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2, क्यों, दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2, दो स्थिर बिंदु, आवेश ये क्या है भैया, चार्ज है, पहला आवेश है, ये क्या है, दूसरा आवेश है, दो स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाला, भाई इसके बीच एक आकर्षण बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। पता है जब करंट धारा बहती है तो माइनस क्या करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। भाई जो माइनस चिन्ह होती है फेस, इसे फेस कहते हैं, तो फेस क्या करता है, हमें आकर्षित करता है, अर्थ क्या करता है, आकर्षित नहीं करता है। तो माइनस क्या करता है, आकर्षित करता है, और प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो हमारे पास दो आवेश है ना, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करेगा, छोड़ेगा भी और चिपकाएगा भी। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि जो निगेटिविटी क्रिया होती है, जितनी नकारात्मक क्रियाएं होती हैं वो सदैव हमको क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, और जो सकारात्मक, जो अच्छी अच्छी बातें जो कोई बताएगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छी बातें जो है नहीं हमें सकारात्मक, वो अच्छी बातें जो है हमें प्रतिकर्षित करती हैं, दूर ले जाती हैं। तो माइनस वाली बातें आकर्षित करती हैं और प्लस वाली बातें प्रतिकर्षित करती हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती, आप लोग लिखते रहना जो बोल रहे हैं, अब इतना तो लिख नहीं सकते, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसको आप अपने नोट्स में लिखते रहिए। दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, माइनस मतलब आकर्षण, प्लस मतलब प्रतिकर्षण, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, तथा उन दो बिंदुओं, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, उन दो बिंदुओं की बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की स्क्वायर लगाए ना भैया, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुपाती, मतलब आवेश जो होता है उसके अनुपाती, तथा उन दो बिंदुओं की बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये हमारा उल्टा है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, तो हमें मिला क्या, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, ये मिला। भैया एक चीज पता है कि ये डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है इसको, और ये इनवर्स प्रपोज कर रहा है, मतलब कोई चीज ऐसी होती है कि वो डायरेक्ट प्रपोज करती है, सीधा बोल देती है, ये डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रपोज कर रहा है किसी के माध्यम से। तो जब इसका ये, हाँ, और ये अनुकंपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, तो ये जब हटता है तो कोई ना कोई तो बीच में आता है ना भाई। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक ऐसी भाषा है जो हमारे जीवन में क्रियाएं चलती हैं, उसी प्रकार एक फिजिक्स ऐसी भाषा है। तो अगर ये हटेगा तो कोई ना कोई तो आएगा ही, तो जब ये हटा तो हमारा क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके हटने पर क्या आया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेयर, जहां हमारा एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं भैया? वैद्युतशीलता। और के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। ये के क्या होता है? के एक पदार्थ होता है जो दो माध्यमों के बीच रखा होता है और उसे क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। के को क्या कहेंगे? परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? वैद्युतशीलता कहेंगे। अब यहां से हमारे एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछी जाती है अधिकतर। बल की बीमा तो सबको पता ही है। अगर बीमा की जरूरत हो क्लास की तो बता दीजिएगा, बीमा की क्लास हो जाएगी, चल जाएगी किसी भी। तो अब फिर से एक बार कूलाम के नियम को दोहरा लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुपाती तथा उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, अब के की बात हो गई, एप्सिलॉन नॉट की बात हो गई। अब बात होती है हमारी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये न्यूमेरिकल में आएगा, ये न्यूमेरिकल में रखा रहेगा। न्यूमेरिकल में अपने आप रखना पड़ेगा। 9 × 10⁹ क्या होता है? 9 × 10⁹9 किसका मान होता है? ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट के का मान होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप लोग बहुत चक्कर में पड़े हुए कि गुरुजी कहाँ से ला दिए सर जी, तो इसको भी हम बताएंगे कि ये कहाँ से आया, ये मात्रक आया कहाँ से। अब देख लेते हैं मात्रक आया कहाँ से। हमें मात्रक किसका पता है? पता करना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का। तो एक मिनट, अभी मात्रक हम निकाल के बताएंगे, अभी आप लोग इसको रहने दीजिए। देखो, मतलब इसको हम रखा रहने दें और उसको पक्षांतर कर दें। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को इसे रखा रहने दो और उसको पक्षांतर कर दो, एफ गुणे आर स्क्वायर। और ये गुणा में इधर आए तो भाग में हो जाएगा। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही ये भाग में ही, इधर गुणा चला गया, ये गुणा में ही इधर आए तो भाग में हो जाएगा। हाँ, तो इसका मात्रक उतनी समय गलत हो गया, सॉरी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे? एफ का मात्रक होता है न्यूटन, लिखा। आर दूरी है, दूरी हर एक चीज की दूरी के मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और प्रति क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक कूलाम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम दो बार है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। उतनी समय आवेश के मात्रक की बात नहीं हुई थी। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम क्या होता है? कूलाम। तो ये आ गया इसका मात्रक। अब यहीं पर लगे हाथ हम लोग इसका विमा भी निकाल लेते हैं। चलो विमा भी निकाल लिया जाए भाई। न्यूटन मतलब कि बल MLT-2 मीटर L स्क्वायर। कूलाम, कूलाम क्या होता है? आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। अच्छा, क्यू बराबर होता क्या है? यहीं पर लिख लेना, क्यू बराबर IT। क्या होता है? IT। आई का मात्रक एम्पियर, सबको पता है। एम्पियर एक मात्रक ये भी होता है आवेश का, एम्पियर गुणे सेकेंड। ये आवेश का एक मात्रक और ये भी होता है, एम्पियर गुणे सेकेंड। तो मतलब इसे एम्पियर को बताए थे ए लिखते हैं बीमा में, और सेकेंड को टी। तो क्या हो जाएगा? ए टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए टी का स्क्वायर। तो इसकी बीमा क्या आ जाएगी? एम एल की पावर 3 और टी यहाँ पर 2 बार है तो ऊपर भगेगा तो टी की पावर -4 हो जाएगा। और ए 2 बार है
ऊपर भागेगा तो a की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब ml की पावर 3 t की पावर 2 ये है और 2 ऊपर भागा तो ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 4 और l ओ a बार 2 बार है तो ऊपर भागेगा तो -2 ml3 t की पावर -4 a की पावर -2। ये किसका हो गया? ये आवेश मतलब कि 1/4πε0 का बीमा हो गया। ठीक, इतनी बात। एप्सिलॉन नॉट की बात हो गई, के की बात हो गई, उसके मान की बात हो गई, के की बात हो गई, एप्सिलॉन नॉट की बात हो गई, 1/4πε0 की बात हो गई, इसका हाँ सब की बात हो गई। अब बचा एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट कहते क्या है? वैद्युतशीलता। क्या कहते भैया? वैद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है? चर्चा यहाँ पर है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 12 भी होगा। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, तो और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक हम फिर निकालते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको अलग कर लो एप्सिलॉन नॉट को, सबको उधर भेज दो। तो F गुणे, ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। F गुणे एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अब एप्सिलॉन नॉट को अकेला करना है। एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। गुणा में इधर आया तो भाग में F हो जाएगी। इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? कूलाम स्क्वायर। लिखते रहना आप लोग, कूलाम स्क्वायर प्रति, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका मात्रक? इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। अब इसके बीमा की बात कर ली जाती है। कूलाम का भी हम बताए क्या होता है? AT। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर AT का स्क्वायर अपान न्यूटन MLT-2 मीटर। मीटर को L से लिखते हैं, L की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? M की पावर -1, M ऊपर भागेगा। L 3 बार है, L की पावर -3 ऊपर भागेगा। T की पावर +4 हो जाएगा आपकी बात, और A की पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट की मात्रक बीमा। इतनी बात। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके, पुश करके, ना समझ में आए रुक के कमेंट करके व्हाट्सएप पे कमेंट करिए कि यहाँ पर नहीं आया, सबको वह बताया जाएगा। और हाँ, अगर हाँ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बीमा में प्रॉब्लम आएगी 110%, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर बीमा में प्रॉब्लम आ रही है, तो बीमा का हम बेस चालू करेंगे और बीमा एक दिन पूरा बता देंगे, तो बीमा भी इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अगर बीमा की बात की जाए, आप लोगों को बता दिया जाए, अभी वो तो आप छोटी क्लासों में बीमा पढ़ रहे थे, केवल बल, शक्ति, दाब, ये सब पढ़ रहे थे। लेकिन अब की बात हम तो कैसी बीमा आएगी? जैसे एप्सिलॉन नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, एल हो गया, LR हो गया, L/R हो गया, L/CR हो गया। वो एक आपकी बार बोर्ड पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, L/CR सिद्ध कीजिए, L/CR की बीमा ओम होती है। सिद्ध करना पड़ेगा, ये आई थी। तो इसी प्रकार बीमा जो है हम बताएंगे, पूरा एक तरफ से बीमा बताएंगे, तो बीमा की एक अलग से वीडियो डालेंगे। इसको आप पहले देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। होती है